हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आप सब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस जो आपके केवीएस, एनवीएसटी, ट्रिपल एसबी, ईएमआरएस जैसे एग्जाम्स में बेहद पूछे जा रहे हैं आजकल। और हमने क्वेश्चंस को छोड़ा था 40 नंबर क्वेश्चन पे, और आज हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर पर्सनालिटी, मेंटल हेल्थ के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे चाइल्ड पेडागोजी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने 41 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तित्व को जब व्यक्ति के बाह्य रंग रूप अर्थात उसके उद्दीपक मूल्यों को ध्यान में रखकर परिभाषित किया जाता है तो यह परिभाषा कहलाती है। अच्छा, मतलब आप जब किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप को देखते हैं, उसके स्टिमुलस वैल्यूज को ध्यान में रखकर उसको परिभाषित करना चाहे तो यह परिभाषा क्या कहलाएगी? ऑप्शन है नैतिक परिभाषा, मनोवैज्ञानिक परिभाषा, जैव सामाजिक परिभाषा, समाज शास्त्रीय परिभाषा। आंसर करेंगे। बेहद अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा जैव सामाजिक परिभाषा के अंतर्गत रखा जाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। व्यक्तित्व मानव का उसके विकास की किसी भी व्यवस्था का संगठन है। यह परिभाषा है। व्यक्तित्व मानव का उसके विकास की किसी व्यवस्था का संगठन है। यह परिभाषा है जनसामान्य, विकास क्रमिक, समग्र, मनोवैज्ञानिक। यह परिभाषा है समग्र। ठीक है, ऑप्शन यहां पर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, समग्र हो जाएगा आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। जब व्यक्तित्व को इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि व्यक्तित्व आत्मानुभूति है तो यह परिभाषा कहलाती है। देखिए ऑप्शंस शाब्दिक, दार्शनिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए और उसके बाद आंसर कीजिए। जब व्यक्तित्व को इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि व्यक्तित्व आत्मानुभूति है, ठीक है, तब यह परिभाषा क्या कहलाएगी? बिल्कुल दार्शनिक कहलाएगी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, दार्शनिक। चलिए आगे बढ़ेंगे और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण 44 नंबर क्वेश्चन है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक तथा एक्टोमॉर्फिक के रूप में किया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऑप्शंस है हिपोक्रेटस ने, क्रैशमर ने, शेल्डन ने, स्प्रेगनर ने। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेल्डन ने। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, शेल्डन ने किया था वर्गीकरण। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। सिद्धांतवादी, धार्मिक, सौंदर्यात्मक, अर्थवादी, राजनैतिक तथा के रूप में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन है शेल्डन ने, मुरे ने, रोजर्स ने, स्प्रेगनर ने। ये सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल नोट कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सिद्धांतवादी, धार्मिक, सौंदर्यात्मक, अर्थवादी तथा राजनैतिक रूप में व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो करने वाले मनोवैज्ञानिक है वो है आपके स्प्रेगनर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
स्प्रेगनर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता का संबंध व्यक्तित्व से नहीं है? ओके, ऑप्शन है यह स्थिर होता है, यह गतिशील होता है, यह विशिष्ट होता है, यह स्वचेतना है। इनमें से कौन सी विशेषता का संबंध व्यक्तित्व से नहीं है बोला गया है? निगेटिव ऑप्शन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। कई बार एग्जाम में ऐसे आपको पॉजिटिव की जगह पर निगेटिव आंसर पूछने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। सो व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता, ठीक है, जबकि यहां दिया हुआ स्थिर है। सो यहां पर यह स्थिर होता, इसका संबंध व्यक्तित्व से नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47। व्यक्तित्व का शारीरिक गठन परिणाम है आनुवंशिकता का, वातावरण का, समाजीकरण का, मनोवैज्ञानिक कारकों का। सोच समझ के आंसर करेंगे। क्वेश्चन जितना आपको इजी दिख रहा है उतना इजी नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि व्यक्ति का शारीरिक गठन किसका परिणाम हो सकता है। शारीरिक गठन, आप लंबे हैं कि नाटे हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, ठीक है, आपकी आंखें कैसी है, आपकी नाक कैसी है, तो इन सब चीजों का गठन आपके आनुवंशिकता पर ही डिपेंड करता है। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आनुवंशिकता का परिणाम है शरीर गठन। क्वेश्चन नंबर 48। व्यक्तित्व विकास में वंशानुक्रम प्रदान करता है सांस्कृतिक तत्व, मनोवैज्ञानिक तत्व, आधारभूत तत्व, पोषित तत्व। व्यक्तिगत विकास में वंशानुक्रम क्या प्रदान करता है? क्लास को शेयर करेंगे। व्यक्तित्व विकास में वंशानुक्रम जो है वो आधारभूत तत्व प्रदान करता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, आधारभूत तत्व प्रदान करेगा। बेसिक फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण व्यक्ति बेचैन, अस्थिर तथा अत्यधिक क्रियाशील रहता है? ऑप्शन है गल ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, उपगल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड, वृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, पोष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। सोच समझ के आंसर करेंगे। किस ग्रंथि की अत्यधिक क्रियाशीलता की वजह से व्यक्ति बेचैन महसूस करेगा, अस्थिर महसूस करेगा, अत्यधिक क्रियाशील लगेगा उसको, बहुत ज्यादा एक्टिव? सो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा गल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि से सिक्रीट होता है आपका थायरॉक्सिन, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन गुण सिद्धांतवादी ट्रेड थ्योरिस्ट नहीं है? ऑप्शन है G.W. ऑलपोर्ट, I.J. आइंजैंक, R.B. कैटल, कार्ल जुंग। कौन गुण सिद्धांतवादी ट्रेड थ्योरिस्ट नहीं है? मतलब 3 होंगे ट्रेड थ्योरिस्ट, बाकी एक नहीं है। इसको भी आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। सो जो कार्ल जुंग है वो आपके गुण सिद्धांतवादी ट्रेड थ्योरिस्ट नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्यक्तित्व के संदर्भ में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी को परिभाषित किया जा सकता है। 4 स्टेटमेंट्स है, देखेंगे यहां पर। नाड़ी तंत्र की परिपूर्णता या कंप्लीटनेस ऑफ नर्वस सिस्टम,
शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथियों के सामान्य रूप में पूर्ण क्रियाशीलता, गामक क्रियाओं में संतुलन या मोटर एक्टिविटीज में कंट्रोल, उपयुक्त तीनों ही रूप में। पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। किस रूप में या व्यक्तित्व के संदर्भ में हम मैच्योरिटी, परिपक्वता को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे व्यक्तित्व के संदर्भ में बोला गया है, पर्सनालिटी के संदर्भ में। से यहाँ पर उपयुक्त तीनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। नाड़ी तंत्र की परिपूर्णता, शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथियों की सामान्य रूप में पूर्ण क्रियाशीलता, गामक क्रियाओं में संतुलन, इन सभी रूप में ही हम मैच्योरिटी को परिभाषित कर सकते हैं व्यक्तित्व के संदर्भ में। उपयुक्त तीनों ही, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 52। नीचे दिए गए वैज्ञानिकों में से व्यक्तित्व संबंधी लक्षणों तथा अथवा गुणों को 4 वर्गों यथा सामान्य गुण, अनोखे गुण, सतही गुण तथा स्रोत गुण में वर्गीकृत किया। किसने? जुंग ने, आलपोर्ट ने, कैटल ने, आइजैक ने। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद आंसर करेंगे। ट्रेड्स को, गुणों को, जो आपके व्यक्तित्व संबंधी गुण है उनको 4 वर्गों में बांटा गया, सामान्य गुण, अनोखे गुण, सतही गुण और स्रोत गुण। और ऐसा करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? देखिए यहाँ पर आंसर कैटल। ऐसा करने वाले वैज्ञानिक कैटल थे। कैटल ने ऐसा किया था, वर्गीकृत किया था। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व सिद्धांतवादी ने व्यक्तित्व की व्याख्या के संदर्भ में सामान्य शील गुण, जनरल ट्रेड्स तथा व्यक्तिगत शील गुण, पर्सनल ट्रेड्स की चर्चा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जुंग, ऑलपोर्ट, कैटल, आइजैक। चलिए आंसर हो जाएगा आलपोर्ट ने। आलपोर्ट ने ही सामान्य शील गुण तथा व्यक्तित्व शील गुण की चर्चा की है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54। व्यक्तित्व के अध्ययन हेतु निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस को प्रमुखता प्रदान की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ज्यादा है। ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, एल्बर्ट बीने, कार्ल युंग, C.S. पियर्स। किस मनोवैज्ञानिक ने ड्रीम एनालिसिस को प्रमुखता, इंपॉर्टेंस दी है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने ही व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए ड्रीम एनालिसिस को प्रमुखता प्रदान की। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का यह मानना था कि सफल व्यक्तित्व वह है जिसकी आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की मांग पूर्ण होती है? कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो, हेनरी ए मुरे, कैरेन हार्नी। आंसर कीजिएगा। तो किस वैज्ञानिक का यह मानना था कि सफल व्यक्तित्व वह है जिसकी आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की मांग पूर्ण होती है? और ये हमारे वैज्ञानिक थे अब्राहम मैस्लो। उनका यह मानना था। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56। व्यक्ति के विकास में 2 मूलभूत आवश्यकताएं हैं,
प्रथम, अभाव की आवश्यकताएं। द्वितीय, शारीरिक एवं रासायनिक आवश्यकताएं। यह मत निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व सिद्धांतवादी ने प्रस्तुत किया है? कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो, हेनरी ए मुरे, महर्षि अरविंद। और आज हम बहुत सारे यहाँ पर वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप सब क्वेश्चंस को नोट कर रहे होंगे। इससे ही क्वेश्चंस बनते हैं और इतने सारे सिद्धांत हैं, उनके रचयिता हैं, सो कंफ्यूजन होता है, इसलिए कहा जा रहा है कि आप नोट कर लीजिएगा। सो यह व्यक्तित्व सिद्धांतवादी कौन है जिन्होंने ये मूलभूत आवश्यकताएं प्रस्तुत की थी? अब्राहम मैस्लो। ये सिद्धांतवादी थे अब्राहम मैस्लो। ऑप्शन 2 इज करेक्ट अगेन। और हमारा अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व सिद्धांतवादी ने स्पष्ट किया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के आत्म प्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट तथा की गई अनुभूतियों में संगति का परिणाम है? ऑप्शन है महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स। क्लास की टाइमिंग सुबह 10 बजे आप सभी को पता है। और अगर आप किसी कारणवश क्लास टाइम पर अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो सो के आप कभी भी प्लेलिस्ट पर जाकर के आप पुराने क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। बट मस्ट आपको कहा जा रहा है कि आप टाइम पे क्लास अटेंड कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। शेड्यूल अपना बनाइए। सो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा कार्ल रोजर्स। इन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के आत्म प्रत्यय तथा की गई अनुभूतियों का संगति का परिणाम है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। व्यक्तित्व मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधियां मूल्यांकन करती हैं? बालक के चेतन मन का, बालक के अचेतन मन का, बालक के अर्धचेतन मन का, बालक के अहम का। किसका मूल्यांकन करती है व्यक्तित्व मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधियां? राइट आंसर इज बालक के चेतन मन का मूल्यांकन करती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन समझना जरूरी है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्यक्तित्व मापन का परिस्थिति परीक्षण उदाहरण है? व्यक्तिनिष्ठ विधि का, प्रक्षेपण विधि का, वस्तुनिष्ठ विधि का, मनोविश्लेषण विधि का। आज के पूरे सेशन में आप लोगों ने बहुत सारे कंफ्यूजिंग चीजें पढ़ी हैं, बहुत सारे सिद्धांत, उनके प्रतिपादक, कंफ्यूजन बहुत है। लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारा टॉपिक। सो व्यक्तित्व मापन का परिस्थिति परीक्षण उदाहरण है वस्तुनिष्ठ विधि का। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, वस्तुनिष्ठ विधि का। 60 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तित्व अध्ययन की वह विधि जिसमें बिना किसी बाधा के व्यक्ति अथवा बालक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने को कहा जाता है, यह विधि कौन सी विधि कहलाती है? प्रक्षेपण विधि, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, मुक्त सहचार्य विधि। जिसमें व्यक्ति अथवा बालक को अपने विचारों को खुलकर बिना किसी बाधा के अभिव्यक्त करने के लिए कहा जाता है। नाम से ही क्लियर है, मुक्त साहचर्य विधि हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मुक्त साहचर्य विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। व्यक्तित्व अध्ययन की वह विधि जिसमें सूचनाएं अध्ययनकर्ता एवं उत्तरदाता दोनों ही आमने सामने बैठकर प्राप्त करते हैं, क्या कहलाती है? प्रश्नावली विधि, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, चिन्हांकन विधि।
व्यक्तित्व अध्ययन की वह विधि जिसमें सूचनाएं अध्ययनकर्ता एवं उत्तरदाता दोनों ही आमने सामने बैठकर प्राप्त करते हैं, फेस टू फेस, यह विधि क्या कहलाएगी? साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार मतलब आमने सामने बैठकर कोई चीज डिस्कस करते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, साक्षात्कार विधि। क्वेश्चन नंबर 62, व्यक्तित्व अध्ययन की वह विधि जिसमें व्यक्ति परीक्षणकर्ता तथा प्रयोज्य मतलब रिस्पोंडेंट दोनों की ही भूमिका निभाता है, कहलाती है? बायोग्राफी, व्यक्ति इतिहास, प्रक्षेपण विधि, ऑटोबायोग्राफी या आत्मलेखन। समझिए क्वेश्चन को पहले। वह विधि व्यक्तित्व अध्ययन की जिसमें व्यक्ति जो है वो परीक्षणकर्ता भी बनेगा और रिस्पोंडेंट भी बनेगा, दोनों ही वो खुद ही बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑटोबायोग्राफी, आत्मलेखन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा, ऑप्शन 4। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, विषय अर्थात अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति की उपयुक्त क्रियाओं का वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करना निम्नलिखित में से विधि है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, परिस्थिति परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। यह है आपकी परिस्थिति परीक्षण, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, व्यक्तित्व मूल्यांकन के प्रक्षेपण विधियां अध्ययन करती हैं बालक अथवा व्यक्ति के अचेतन मन का, चेतन मन का, अर्धचेतन मन का, उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रक्षेपण विधियां किसका अध्ययन करती हैं, बालक अथवा व्यक्ति के? इसके द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं अचेतन मन का, अनकॉन्शियस माइंड का, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व अध्ययन के वाक्य पूर्ति एवं चित्र पूर्ति परीक्षण उदाहरण हैं? व्यक्तिनिष्ठ परीक्षणों का, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का, प्रक्षेपण परीक्षणों का, अर्ध प्रक्षेपण परीक्षणों का। सोच समझ कर आंसर करेंगे। वाक्य पूर्ति एवं चित्र पूर्ति परीक्षण किसके उदाहरण हो जाएगा? और आप सभी मुझे कमेंट से बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण परीक्षणों का उदाहरण है, ठीक है? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सो चलिए, सेशन आपका आज यहीं पर समाप्त होता है। इसका आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए, पढ़िए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करिएगा। थैंक यू।